हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को डिटेल से कवर करने वाले हैं और यहाँ पर हम 1885 से लेकर 1947 तक की सभी घटनाओं को एक क्रम से पढ़ेंगे और इसके लिए टाइमलाइन का प्रयोग करेंगे। टाइमलाइन के माध्यम से पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको घटनाएं एक क्रम से समझ आ जाती है और उनको याद करना भी काफ़ी आसान हो जाता है। तो चलिए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम सब कुछ टाइमलाइन के हिसाब से कवर करेंगे, जैसे कि 1885 में कौन कौन सी घटनाएं हुई जो कि हमारी परीक्षा में पूछी जाती है, और इसी तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम 1947 तक की सभी घटनाओं को एक क्रम के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि 1885 में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई थी जो कि हमारी परीक्षा में पूछी जाती है। तो सबसे पहली घटना थी दोस्तों कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में होती है, और बम्बई में कहां पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को माना जाता है और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इतना आपको अच्छे से कांग्रेस के बारे में याद रखना है। दोस्तों, 1885 में ही तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, जिसके माध्यम से बर्मा पर ब्रिटिश सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों 1885 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल टेनेसी एक्ट, जिसको हम बंगाल काश्तकारी अधिनियम भी कहते हैं, तो बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 लागू होता है, जिसके माध्यम से बंगाल के किसानों के हितों की बात कही जाती है। तो ये प्रमुख घटनाएं थी जो कि 1885 में हुई थी और यहाँ से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि 1886 में कौन कौन सी घटनाएं हुई जो कि हमारी परीक्षा में पूछी जाएगी। दोस्तों, 1886 में कांग्रेस का कोलकाता में दूसरा अधिवेशन आयोजित किया जाता है और कोलकाता अधिवेशन 1886 की अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये जो है वो पहले पारसी अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के, और इन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की थी। कब कब की? 1886 में, 1893 में और 1906 में। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं 1887 की। तो इसमें दोस्तों कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन आयोजित किया जाता है मद्रास में, और मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये जो है वो पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। और दोस्तों 1887 में ही महादेव गोविंद रनाड़े और रघुनाथ राव द्वारा इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। तो 1887 की सभी घटनाओं को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि 1888 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। तो सबसे पहली घटना थी दोस्तों कि 1888 में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन आयोजित किया जाता है इलाहाबाद में, और इस दौरान अध्यक्ष बनते हैं जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है कि ये जो है वो पहले अंग्रेज या फिर पहले यूरोपीय अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। इसके अलावा 1888 में ही दोस्तों गांधी जी जो है वो कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड की ओर रवाना हुए थे। आगे बढ़े। अब बात करते हैं 1893 की। दोस्तों इस दौरान महात्मा गांधी जो है वो पहली बार दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। इसके अलावा दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में ऐतिहासिक भाषण दिया। बाल गंगाधर तिलक द्वारा गणपति उत्सव की शुरुआत हुई 1893 में। ठीक है। कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। और दोस्तों 1893 में ही अफीम आयोग का गठन किया गया, जिसके माध्यम से अफीम उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया अंग्रेजों द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों 1894 की घटनाओं के बारे में, जिसमें सबसे पहली घटना थी, देखिए 1894 में महात्मा गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भैया नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई और कब की गई थी। तो कब की गई? 1894 में। 1894 में एक और महत्वपूर्ण घटना होती है पत्रुघाट का किसान विद्रोह। पत्रुघाट का किसान विद्रोह जो है वो असम में हुआ था। उच्च करों के चलते जो किसान थे वो विरोध कर रहे थे अंग्रेजों का।
इसी के साथ दोस्तों 1894 में ही कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जाता है मद्रास में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं अल्फ्रेड वेब। तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। बात करते हैं 1886 की घटनाओं की। तो सबसे पहली घटना थी कि भैया 1896 में कांग्रेस का 12वां अधिवेशन आयोजित किया जाता है कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता करते हैं रहमतुल्ला एम सयानी। और दोस्तों कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में ही पहली बार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को गाया जाता है। और इसी के साथ 1896 में प्लेग महामारी फैलती है बॉम्बे में। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये वाला जो दूसरा पॉइंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब बात करें 1897 में कौन कौन सी घटनाएं हुई, तो इसमें दोस्तों सबसे प्रमुख घटना थी पॉइंट नंबर 1 वाली। यहाँ पर 1897 में चापेकर बंधुओं ने प्लेग समिति के प्रमुख WC रैंड की हत्या कर दी थी, जो प्लेग के दौरान भारतीयों के साथ में अत्याचार कर रहा था। इसके अलावा 1897 में सबसे महत्वपूर्ण घटना एक और थी कि भैया इस दौरान रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा कोलकाता में की गई थी। तो प्रश्न पूछा ही जाता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, तो इसको अच्छे से याद रखना है। बात करते हैं 1902 के घटनाक्रम की। 1902 में सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना हुई। फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया और 1902 में ही शिवाजी पंत का उदय होता है बंगाल में। चौथा पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, प्रथम नाथ मित्र और सतीश चंद्र बोस ने अनुशीलन समिति की स्थापना भी 1902 में ही की थी। तो 1902 में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं ना, उनको अच्छे से याद रखिएगा, जिसमें जो चौथा पॉइंट है वो काफी महत्वपूर्ण है। बात करते हैं 1904 की। 1904 में दो घटनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं गांधी जी, और कहां पर, दक्षिण अफ्रीका में। इसके अलावा 1904 में विश्वविद्यालय आयोग अधिनियम पारित हुआ, जिसके माध्यम से उच्च शिक्षा को सुधारने का प्रयास किया गया। अब बात करते हैं 1905 की। 1905 जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान बंगाल विभाजन हुआ था। तो पहली घटना हुई है दोस्तों, बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो 20 जुलाई 1905 को की गई थी, लेकिन ये घोषणा प्रभावी हुई थी 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई उसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, और करजन का अपने अधिकारियों से विवाद हो जाता है बंगाल विभाजन के मुद्दे पर। इस वजह से जो लॉर्ड कर्जन है वो इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है। और दोस्तों चौथा पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है, 1905 में ही 18 फरवरी को रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। पांचवा पॉइंट है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 में। ये सभी घटनाक्रम जो है वो 1905 के ही हैं। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस का बनारस अधिवेशन आयोजित किया गया, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1905 के घटनाक्रम को अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों 1906 में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए जो कि हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहली घटना हुई दोस्तों 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, 30 दिसंबर को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1906 में कोलकाता में कांग्रेस का 22वां अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार औपचारिक प्रयोग किया गया। और दोस्तों महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है वो भी 1906 में ही चलाया था। तो 1906 के जो घटनाक्रम हैं उनको याद रखिएगा, जिसमें सबसे प्रमुख घटनाक्रम है दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना। परीक्षा में पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी और कहां पर हुई थी। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है कि स्वराज शब्द का पहली बार कब प्रयोग किया गया, कौन से अधिवेशन में प्रयोग किया गया। तो कांग्रेस के बारे में भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब बात करते हैं कि 1907 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो कि हमारी परीक्षा में पूछी जाती है। तो सबसे पहली घटना है दोस्तों कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं राज बिहारी घोष। इस दौरान दोस्तों कांग्रेस जो है वो दो गुटों में बंट गई, नरम दल और गरम दल। नरम दल का नेतृत्व करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले और गरम दल का नेतृत्व किया गया बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो अच्छे से याद रखेंगे 1907 में कौन कौन सी घटनाएं हुई।
आगे बढ़ते हैं, बात करें कि 1908 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। तो देखिए, समाचार पत्र अधिनियम 1908 पारित किया गया। इसके अलावा मुजफ्फरपुर बम कांड की घटना हुई। इस दौरान दोस्तों ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन ये बच गया था। और दोस्तों ये प्रयास किया था खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, जिसमें खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई और प्रफुल्ल चाकी जो है इन्होंने आत्महत्या कर ली। तीसरी घटना है दोस्तों 1908 की, बाल गंगाधर तिलक पर राजद्रोह का आरोप लगाया और उनको 6 साल की सजा सुना दी। आगे चलकर 15 जून को अलीपुर षड्यंत्र मामला सामने आता है, जिसके तहत अरविंद घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। तो 1908 की घटनाओं को आप अच्छे से याद रखिएगा। बात करते हैं कि 1909 में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। दोस्तों मार्लियामेंटो सुधार अधिनियम आता है, जिसको हम भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जानते हैं। इसके माध्यम से मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली को लागू किया गया और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत होती है। 1909 की दूसरी घटना है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला, जिसमें दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। तो 1909 में ये जो घटनाक्रम हुए दोनों, इनको बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1911 की। 1911 की सबसे महत्वपूर्ण घटना है दोस्तों, इस दौरान बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया 12 दिसंबर को जन विद्रोह और जन दबाव के चलते। और दोस्तों राजधानी को कोलकाता से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया। इसके अलावा तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत में। दिल्ली दरबार के बारे में आपको ये याद रखना है दोस्तों, इसका आयोजन जो है वो 3 बार किया गया था। एक बार 1877 में, दूसरी बार 1903 में और तीसरी बार 1911 में। तीसरी बार दिल्ली दरबार का आयोजन जो है वो जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के स्वागत के लिए किया गया था। चौथा पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, 1911 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन आयोजित किया जाता है और कोलकाता अधिवेशन 1911 की अध्यक्षता करते हैं बिशन नारायण धर। इनकी अध्यक्षता में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। तो 1911 में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि 1912 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। दोस्तों 1912 में लोक सेवाओं पर एक शाही आयोग का गठन किया गया और इस शाही आयोग को हम इंसलिंगटन आयोग के नाम से भी जानते हैं। 23 दिसंबर को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, जिसको दिल्ली षड्यंत्र के रूप में जाना जाता है। 1912 में ही दोस्तों कांग्रेस का बांकीपुर में अधिवेशन आयोजित किया जाता है और बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं रघुनाथ नरसिंह माधोलकर। दोस्तों बांकीपुर अधिवेशन में ही A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि ह्यूम को कांग्रेस का पिता कौन से अधिवेशन में कहा गया। तो बांकीपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रघुनाथ नरसिंह माधोलकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1913 की। 1913 में दोस्तों 2 प्रमुख घटनाएं हुई। सबसे पहली कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई। तो ये तो पूछा ही जाता है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई, 1913 में। दूसरी प्रमुख घटना हुई, रविंद्रनाथ टैगोर को उनके कविता संग्रह गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात करते हैं 1914 की। दोस्तों 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू होता है। दूसरी घटना काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको हम कामागाटा मारू जहाज घटना के रूप में जानते हैं। दोस्तों ये जो जहाज है वो कनाडा की ओर जा रहा था और अप्रैल 1914 को जहाज को कनाडा में प्रवेश करने नहीं दिया गया। ठीक है, इसमें कई सारे भारतीय थे। तो जहाज जो है कनाडा से वापस लौट आया 27 सितंबर को कोलकाता में, और यहाँ पर पुलिस अधिकारियों के साथ में इस जहाज में बैठे व्यक्तियों की झड़प होती है, जिसमें 18 भारतीय मारे जाते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कामागाटा मारू जहाज की जो घटना है वो कब हुई थी। तो याद रखेंगे 1914 में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों 1915 की। 1915 में जो भी घटनाएं हुई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें पहली घटना थी दोस्तों गांधी जी का आगमन। दोस्तों 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत की ओर
आगमन करते हैं और इसी वजह से प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, जब गांधी जी भारत आते हैं तो उनके प्रयासों से रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो काफ़ी प्रभावित होते हैं और इसी वजह से उनको महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी जाती है। 1915 में ही दोस्तों गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले का निधन 19 फरवरी को हो जाता है और गांधी जी जो है वो 25 मई 1915 को साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। इसके अलावा पांचवा पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का बॉम्बे में अधिवेशन आयोजित किया जाता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं एसपी सिन्हा। इस दौरान पहली बार मुस्लिम लीग ने भाग लिया था। तो ये जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। पहली बार मुस्लिम लीग ने कब भाग लिया? बॉम्बे अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? एसपी सिन्हा द्वारा। और ये अधिवेशन कब आयोजित किया गया? 1915 में। तो 1915 में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है ना, इसको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि 1916 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन आयोजित किया जाता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है। तिलक द्वारा पुणे में इसकी स्थापना की और एनी बेसेंट द्वारा दोस्तों होम रूल लीग की स्थापना मद्रास में की गई थी। चौथा पॉइंट है, गरम दल और नरम दल के बीच में वापस से एकजुटता हो जाती है। तो परीक्षा में पूछा जाता है कि नरम दल और गरम दल वापस एकजुट कब हुए? 1916 में। और कौन से अधिवेशन के दौरान? लखनऊ अधिवेशन के दौरान, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी? अंबिका चरण मजूमदार द्वारा। दोस्तों 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो 1916 के घटनाक्रम को आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, इनको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1917 के घटनाक्रम की। 1917 में ही दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया जाता है कोलकाता में और कोलकाता अधिवेशन 1917 की अध्यक्षता करती हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये जो है वो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की। तीसरा पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ होता है 1917 में और महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह के लिए आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने। चौथा पॉइंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। एडविन मॉन्टेग्यू को 1917 में भारत का सचिव नियुक्त किया गया था। तो अच्छे से आपको समझ आ गया होगा 1917 में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1918 की। दोस्तों 1918 में कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया दिल्ली में। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया? दिल्ली में। कब आयोजित किया गया? 1918 में। पहले विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो हसन इमाम द्वारा। इसके अलावा 1918 में ही खेड़ा सत्याग्रह प्रारंभ होता है जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी और पटेल करते हैं। इसी के साथ दोस्तों अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है ये भी महात्मा गांधी द्वारा 1918 में ही किया गया था और पहली बार इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। तो यहाँ पर 1918 के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है ना वो आप देख चुके हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1919 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसी दौरान मार्च 1919 में रोलेट एक्ट पारित किया गया और इसके तहत बिना मुकदमे के गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया पुलिस को। महात्मा गांधी द्वारा इसको काला कानून कहकर इसका विरोध किया गया और गांधी द्वारा अन्यायपूर्ण रोलेट एक्ट के विरोध में रोलेट सत्याग्रह को शुरू किया। दोस्तों 1919 में ही एक दुखद घटना होती है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल को अमृतसर में हुआ था। और दोस्तों इस हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को लौटा दिया और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी उसको लौटा दिया। और एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भैया 1919 में ही खिलाफत कमेटी की स्थापना मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर 1919 में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई उनको हम देख चुके हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं 1920 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो कि हमारी परीक्षा में पूछी जाती है। दोस्तों, कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता की विजय राघवाचारी द्वारा। नागपुर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया, सरकारी स्कूलों को बहिष्कृत किया गया और सरकारी नौकरियों का भी बहिष्कार किया गया। इसी दौरान 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। जब असहयोग आंदोलन 1 अगस्त को शुरू हुआ तो इसी तारीख को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। 7वां और 8वां पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से देखना है। दोस्तों, 1920 में मार्च 1920 में हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित होती है जिसके तहत जनरल डायर की निंदा की गई। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान गोलियां चलाने का आदेश दिया था, तो डायर की निंदा की गई लेकिन उसके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्यवाही नहीं की गई, जिसकी वजह से जनता में काफी आक्रोश फैला। इसी के साथ दोस्तों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 में हुई थी, तो इसको भी अच्छे से याद रखना है। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थी इसकी पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, तो इनका नाम आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पर 1920 में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं उनको हम देख चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि 1921 में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। दोस्तों, मोपला विद्रोह हुआ अगस्त 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में। ठीक है, किसानों द्वारा ये विद्रोह किया गया था। असहयोग आंदोलन जो है 1921 में चरम पर था और इसी आंदोलन के दौरान 22 अगस्त 1921 को महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया गया और 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत यात्रा के दौरान देशव्यापी हड़ताल और विरोध प्रदर्शन किए गए। यानी हमारी परीक्षा में कई बार ये भी पूछा जाता है कि भैया प्रिंस ऑफ वेल्स जो है उसका भारत में कब आगमन हुआ था, तो राइट आंसर क्या होगा 1921। तो यहाँ पर 1921 में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है ना उनको हमने देख लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि 1922 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो कि हमारी परीक्षा में पूछी जाती है। तो देखिए, चोरी चोरा कांड होता है 4 फरवरी को, है ना, असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। इस घटना के दौरान दोस्तों पुलिस चौकियों में आग लगा दी गई थी जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। परिणाम स्वरूप 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन जो है वो महात्मा गांधी द्वारा स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद 10 मार्च को महात्मा गांधी पर राजद्रोह का आरोप लगाया और इनको गिरफ्तार कर लिया था। 18 मार्च को गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में 6 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन उनको केवल 2 साल में ही रिहा कर दिया। अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अगर ये मर गया ना तो पूरे देश में हमारा पूरी तरह से अभी हाल ही में समापन हो जाएगा। तो भैया याद रखेंगे 1922 के घटनाक्रम को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1923 में दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। तो देखिए 1923 में केवल एक ही महत्वपूर्ण घटना है स्वराज पार्टी की स्थापना, इसको अच्छे से याद रखिएगा। बात करते हैं 1924 की। 1924 में दोस्तों कांग्रेस का बेलगांव में अधिवेशन आयोजित किया गया और बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई। तो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, बेलगांव अधिवेशन की, और ये एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। इसी के साथ दोस्तों 1924 में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा की गई थी। और दोस्तों खिलाफत आंदोलन का अंत हो गया 1924 में। ठीक है, क्योंकि तुर्की के खलीफा का जो पद है वो समाप्त कर दिया था और खिलाफत आंदोलन जो है वो इस खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए ही चलाया जा रहा था मेनली। तो भैया यहाँ पर तुर्की का जो खलीफा था उसका पद ही समाप्त हो गया, तो खिलाफत आंदोलन का अंत हो गया 1924 में। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। बात करते हैं 1925 की। दोस्तों 1925 में कांग्रेस का कानपुर में अधिवेशन हुआ और कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की सरोजनी नायडू द्वारा। सरोजनी नायडू जो है वो पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। देखिए एनी बेसेंट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। एनी बेसेंट जो है वो पहली महिला थी जिसने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, लेकिन पहली भारतीय महिला कौन थी? सरोजनी नायडू
नायडू, जिन्होंने कानपुर अधिवेशन 1925 की अध्यक्षता की थी। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। 1925 में ही दोस्तों 27 सितंबर की तारीख को आरएसएस की स्थापना होती है और इसके संस्थापक थे केशव बलीराम हेडगेवर। और आरएसएस की स्थापना कहां पर की गई? नागपुर में। आरएसएस का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसको अच्छे से याद रखिएगा। आरएसएस की स्थापना कब हुई? 27 सितंबर 1925 को। और दोस्तों इसी दौरान 1925 में ही पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन मुंबई से विक्टोरिया टर्मिनल और कुर्ला के बीच में चली। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो है वो कहां से कहां के बीच में चली थी? मुंबई में विक्टोरिया टर्मिनल और कुर्ला के बीच में यह चली थी। और कब चली थी? 1925 में। और दोस्तों काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है 1925 के लिए। काकोरी कांड होता है 9 अगस्त 1925 को, जहां पर क्रांतिकारियों द्वारा ट्रेन को लूट लिया गया था। हथियारों को खरीदने के लिए काफी मात्रा में खजाना ये लूटा गया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों 1927 में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए थे जो कि अक्सर हमारी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया था 1927 में। इसको अच्छे से याद रखना है। काकोरी ट्रेन में शामिल क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दे दी गई 19 दिसंबर को। तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। 1927 में ही दोस्तों अंबेडकर द्वारा महान सत्याग्रह आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य था दलितों के हितों से जनता को परिचित करवाना, दलितों का कल्याण करना। आगे चलकर दोस्तों 1927 में ही बटलर समिति का गठन होता है। ठीक है। और बटलर समिति का उद्देश्य था रियासतों और ब्रिटिश संबंधों को बेहतर बनाना। अगला 5वां पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। कांग्रेस का मद्रास में अधिवेशन आयोजित किया जाता है, जहां पर दोस्तों साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला लिया गया। और मद्रास अधिवेशन 1927 की अध्यक्षता करते हैं M.A. अंसारी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1928 की। दोस्तों 1928 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी। 1928 में ही दोस्तों साइमन कमीशन जो है वो 3 फरवरी को भारत पहुंचता है, जहां पर इसका व्यापक मात्रा में विरोध होता है। और इसका जो विरोध है वो साइमन गो बैक के नारों के माध्यम से होता है। देखिए साइमन कमीशन का विरोध जो है वो भारत में बड़ी मात्रा में हो रहा था और लाला लाजपत राय जो है ये भी विरोध कर रहे थे। लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया और 30 अक्टूबर को इसी वजह से ये जो है वो घायल हो जाते हैं और 30 अक्टूबर को लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होती है, जहां पर जनता के हितों की मांग की गई। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने की बात कही गई थी। तो नेहरू रिपोर्ट जो है वो कब आती है? 1928 में। और 1928 की एक महत्वपूर्ण घटना है बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह जो है इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और इसी सत्याग्रह के दौरान बारदोली की महिलाओं द्वारा सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। ठीक है। तो वल्लभ भाई पटेल के नाम से पहले जाने जाते थे, लेकिन बारदोली सत्याग्रह के दौरान यहाँ की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से संबोधित किया गया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1929 की। 1929 में दोस्तों कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और ये तय किया गया कि 26 जनवरी की तारीख को हम जो है वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। दोस्तों 1929 में ही खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमत गार आंदोलन को चलाया था। ठीक है। इसके अलावा चौथा और 5वां पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है। जिन्ना द्वारा 14 सूत्रीय फॉर्मूला प्रस्तुत किया गया नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, जहां पर मुसलमानों के हितों की बात कही गई। तो जिन्ना का 14 सूत्रीय फॉर्मूला जो है वो कब प्रस्तुत किया गया था? 1929 में। दोस्तों 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस हमें देखने को मिलता है। सैंडर्स की हत्या का प्रयास किया गया था भगत सिंह और उनके सहयोगियों द्वारा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जो लाला लाजपत राय थे ना, उन पर हमला
कमांडर्स द्वारा ही करवाया गया था। और दोस्तों भगत सिंह और उनके सहयोगियों द्वारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका और इस मामले को एक साथ जोड़कर लाहौर षड्यंत्र केस उनके ऊपर चलाया गया, जिसके माध्यम से भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। तो अच्छे से याद रखेंगे कि लाहौर षड्यंत्र केस कब आया था, 1929 में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं दोस्तों 1930 की। इसी तरह से दोस्तों हम 1947 तक जाएंगे, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। देखिए मैंने बहुत मेहनत की है, एक एक पॉइंट को मैं चुन चुन कर लाया हूँ, काफ़ी रिसर्च किया है ताकि आपका गलत भी ना हो और कोई पॉइंट मिस भी ना हो। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी बहुत भी दिखती हो ना तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा, बस आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। अब बात करते हैं 1930 की। दोस्तों 1930 में महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह को चलाया, जिसको हम दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से ये आंदोलन शुरू हुआ, ये सत्याग्रह शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में ये समाप्त हुआ, जहां गांधी जी ने एक मुट्ठी नमक को उठाया और नमक कानून का उल्लंघन किया। इसी दौरान मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की औपचारिक शुरुआत होती है। नमक कानून का उल्लंघन करने के आरोप में महात्मा गांधी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया और 1930 में दोस्तों 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया, लेकिन कांग्रेस ने इसका बहिष्कार कर दिया, कांग्रेस इसमें शामिल नहीं हुई। महात्मा गांधी द्वारा वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्रीय मांगों को प्रस्तुत किया था। तो उम्मीद करता हूं आपको 1930 की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 1931 की। दोस्तों 1931 में कांग्रेस का कराची अधिवेशन आयोजित किया जाता है। कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस दौरान दोस्तों मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र कराची अधिवेशन में पारित होता है, ठीक है, और गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च को। इस समझौते के तहत महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था और 1931 में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, जिसमें कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। दोस्तों 1931 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो शहादत को प्राप्त करते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो अल्फ्रेड पार्क में अपने किसी साथी से मिलने गए थे, ठीक है, और अंग्रेजों को जो है वो सूचना मिल जाती है, अल्फ्रेड पार्क को अंग्रेज घेर लेते हैं, लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो अंग्रेजों से लड़ते हैं, फायरिंग होती है, लेकिन उनकी पकड़ में नहीं आते और आज़ाद अपने आप को गोली मार लेते हैं, लेकिन अंग्रेजों की पकड़ में जीते जी नहीं आ पाते। तो चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हो जाती है 27 फरवरी 1931 को। तो 1931 की सभी घटनाएं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं 1932 के बारे में। दोस्तों 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिसके तहत जो सिख, ईसाई और मुसलमान थे उन सभी को पृथक निर्वाचन देने की यहाँ पर बात कही, ताकि भारतीय आपस में और अधिक बढ़ जाए और सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले और अंग्रेजों को लाभ हो सके। गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना समझौता हुआ दलितों के मुद्दे को लेकर और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया गया 1932 में गांधी जी द्वारा। और दोस्तों 1932 में ही तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। यहाँ पर 5वां और 6वां पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1932 में 30 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की और देहरादून में दोस्तों 1932 में भारतीय सेना एकेडमी की स्थापना होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों 1934 के बारे में। 1934 में 2 प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जहां से हमारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। दोस्तों जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के प्रयासों के माध्यम से कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया, ठीक है। तो दोनों घटनाएं 1934 की है, इसको अच्छे से याद रखना है।
बात करते हैं 1935 के बारे में। 2 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया और प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। और दोस्तों, इस अधिनियम के तहत केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन व्यवस्था को लागू कर दिया। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना है। 1935 में ही एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और अदन को भी दोस्तों भारत से अलग करके एक शाही उपनिवेश बना दिया गया था। ये सब घटनाएं कब की है? 1935 की। यहाँ पर छठा पॉइंट जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो आशा करता हूँ कि ये घटनाक्रम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1936 के बारे में। दोस्तों, फेजपुर में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया दिसंबर 1936 में और इसकी अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और दोस्तों, ये पहला अधिवेशन था जो कि गाँव में आयोजित हुआ था। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जो कि गांव में आयोजित किया गया था? फेजपुर अधिवेशन। ये कब आयोजित हुआ था? 1936 में। यहाँ पर तीसरा पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ 1936 में सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1937 की। दोस्तों, 1935 के भारत शासन अधिनियम के प्रावधानों के तहत पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए 1937 में। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि 1935 के अधिनियम के माध्यम से पहली बार प्रांतीय चुनाव कब हुए थे? तो 1937 में। इस दौरान दोस्तों कांग्रेस को 11 में से 8 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिला और मुस्लिम लीग जो है वो केवल 25% हिस्सों पर ही अपनी जीत हासिल कर पाई थी। अब बात करें 1938 की, तो 1938 में 2 घटनाक्रम प्रमुख रहे दोस्तों। हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। और दोस्तों, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया अक्टूबर 1938 में जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो 1938 में इन दोनों घटनाओं को अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1939 की। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया मार्च 1939 में और इसकी अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई। लेकिन गांधी जी से मतभेद हो गया। इसके परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होता है 3 सितंबर 1939 को और वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने दोस्तों कांग्रेस से परामर्श किए बिना भारतीयों को युद्ध में शामिल करने की घोषणा कर दी, जिसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस के जो प्रांतीय मंत्री थे ना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इससे दोस्तों मुस्लिम लीग जो है वो काफ़ी खुश होती है। मुस्लिम लीग ने जब इन्होंने इस्तीफा दिया कांग्रेस के मंत्रियों ने, तो मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर की तारीख को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो भैया मुक्ति दिवस के रूप में कब मनाया था? 22 दिसंबर को। और किसके द्वारा मनाया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा। तो 1939 की घटनाओं को अच्छे से याद रखना है। 1939 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। कांग्रेस का त्रिपुरा में अधिवेशन आयोजित किया गया। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कांग्रेस के मंत्रियों ने त्याग पत्र दे दिया और मुस्लिम लीग ने दोस्तों मुक्ति दिवस के रूप में इस त्याग पत्र के दिन को मनाया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करने वाले हैं 1940 के बारे में। दोस्तों 1940 में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन, जो कि मार्च 1940 में आयोजित किया गया था, जहां पर पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव रखा गया था। और इस प्रस्ताव को रखा था ए.के. फजलुल हक द्वारा, जहां पर पृथक राष्ट्र की मांग की गई थी। तो इसको अच्छे से याद रखना है। 17 अक्टूबर 1940 को कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की और दोस्तों पहले सत्याग्रही बने थे विनोबा भावे। ठीक है, तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई और पहले सत्याग्रही कौन बने? विनोबा भावे। 5वां पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया, जहां पर दोस्तों भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने की बात कही, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया, क्योंकि अब हमको ऐसा लग रहा था कि हमको जो है वो पूर्ण स्वराज चाहिए।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1942 के बारे में कि भैया 1942 में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हुई जो कि हमारी परीक्षा में पूछी जाती है। तो पहली घटना है दोस्तों, देखिए 1942 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आता है, जहां पर दोस्तों क्रिप्स मिशन में ये कहा गया कि युद्ध के बाद में भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा और प्रांत जो है वो भारत से अलग अपना संविधान बना सकते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। आगे चलकर दोस्तों 14 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया जाता है। कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक आयोजित की जाती है वर्धा में और यहां पर महात्मा गांधी के प्रयासों के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होता है 14 जुलाई को। और दोस्तों 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है और इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा करो या फिर मरो का नारा दिया जाता है, जो कि काफी प्रसिद्ध नारा था। जैसे ही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है तो सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी को आगा खां पैलेस जो कि पूना में स्थित है, यहां पर कैद कर लिया गया था। 1942 की एक महत्वपूर्ण घटना ये रही दोस्तों, कैप्टन मोहन सिंह भागना द्वारा 1942 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। तो ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जाता है। दोस्तों काफ़ी मेहनत करी है मैंने, एक एक पॉइंट चुन चुनकर और कई सारी किताबों में से निकाला है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं 1943 की घटनाओं के बारे में जो कि हमारी परीक्षा में पूछी जाती है। दोस्तों 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। ठीक है, 1942 में मोहन सिंह भागना द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था, कहां पर, सिंगापुर में। और 1943 में इस फौज का पुनर्गठन किया सुभाष चंद्र बोस द्वारा। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार का गठन की घोषणा की, जिसके बाद में दोस्तों जापान सहित 9 देशों ने इस सरकार को मान्यता दी थी। तो आजाद हिंद सरकार का गठन कब हुआ? 21 अक्टूबर 1943 को। दोस्तों 1943 में ही बंगाल में भयानक अकाल पड़ता है और 1943 में मुस्लिम लीग का कराची में अधिवेशन आयोजित किया जाता है, जहां पर मुस्लिम लीग ने नारा दिया बांटो और छोड़ो। ठीक है, तो 1943 की घटनाएं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं 1944 के बारे में। दोस्तों 1944 में राजगोपालाचारी द्वारा CR फॉर्मूला प्रस्तुत किया जाता है, जिसका उद्देश्य था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में गतिरोध को समाप्त करना। और दोस्तों 1944 में ही गांधी और जिन्ना की असफल वार्ता होती है। कई मामलों पर जिन्ना सहमत नहीं होते, इनको पाकिस्तान चाहिए था, और कई मामलों पर महात्मा गांधी सहमत नहीं होते। और एक महत्वपूर्ण घटना होती है 22 फरवरी 1944 को। दोस्तों 22 फरवरी 1944 की तारीख को आगा खां पैलेस में कैद कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती है। तो 1944 की घटनाओं को अच्छे से याद रखिएगा। अक्सर परीक्षा में दोस्तों CR फॉर्मूले से प्रश्न पूछा जाता है कि CR फॉर्मूला जो है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था और कब प्रस्तुत किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 1945 की। दोस्तों 1945 में बेबेल योजना की घोषणा होती है, जहां पर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद को पुनर्गठित करने की बात कही गई और इस योजना के तहत ये कहा कि वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य जो है वो भारतीय होंगे। और इसके लिए दोस्तों शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया बेबेल योजना पर चर्चा करने के लिए, लेकिन मुस्लिम लीग जो है वो सहमत नहीं हुई कई मुद्दों पर। तो ये जो शिमला समझौता है यानी ये जो शिमला सम्मेलन है ये असफल हो जाता है। मई 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और 1945 में ही दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारियों पर लाल किले में देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है। इसी दौरान दोस्तों इंग्लैंड में चुनाव होता है और लेबर पार्टी की जीत होती है, जहां पर क्लीमेंट एटली जो है वो प्रधानमंत्री बनते हैं। तो 1945 के घटनाक्रम को अच्छे से याद रखिएगा। बेबेल योजना, शिमला समझौता, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत और लाल किला मुकदमा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं 1946 की। दोस्तों मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आता है, भारत में सत्ता हस्तांतरण की योजना की चर्चा के लिए। पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर जो है वो इसमें शामिल होते हैं।
इन तीनों में से पेंथिक लोरेंस जो है वो कैबिनेट मिशन योजना का नेतृत्व करते हैं या फिर उसके अध्यक्ष थे, ऐसा आप कह सकते हैं। दोस्तों, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया 1946 में 16 अगस्त को, और यहाँ पर मुस्लिम लीग द्वारा ये नारा दिया गया कि लड़कर लेंगे पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तान नहीं दोगे ना तो हम मार देंगे, काट देंगे, लेकिन लड़कर पाकिस्तान लेंगे। तो 16 अगस्त को दोस्तों प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है वो मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था। 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होता है और इस सरकार के अध्यक्ष थे बेवेल और उपाध्यक्ष थे दोस्तों नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू। छठवां पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को भारत के लिए संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की जाती है। तो संविधान सभा की पहली बैठक का आयोजन कब होता है? 9 दिसंबर 1946 को। तो आशा करता हूं आपको इतना सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 1947 की। दोस्तों, 1947 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक भारत को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाएगा, लेकिन 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद से भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिससे भारत और पाकिस्तान को 2 अलग अलग स्वतंत्र डोमिनियन के रूप में मान्यता दी गई। इस अधिनियम के माध्यम से दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय बने। इसी अधिनियम के माध्यम से भारत विभाजन को स्वीकार कर लिया गया और 15 अगस्त 1947 को जो है वो भारत आज़ाद हो गया। 1947 की एक घटना को और भी याद रखना है दोस्तों आपको। सर रेडक्लिफ की अध्यक्षता में रेडक्लिफ आयोग का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य था भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण करना। दोस्तों, इसकी जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल। तो जल्दी ही ये पीडीएफ आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। आप चाहें तो चैनल को सर्च कर सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको मेरी मेहनत थोड़ी बहुत भी अगर 1% भी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। बहुत मेहनत लगी है दोस्तों, मैंने 3-4 दिन तक लगातार संघर्ष किया है, तब जाकर इस तरह का कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया हूं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट जरूर करें। थैंक यू।